बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुआ शार्प शूटर कार्तिक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है और एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार उसने कहा है कि तमाम गवाहों की हत्या के बारे में आसाराम को सब कुछ पता था और इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या आसाराम के इशारे पर हुई सभी हत्याएं? क्या आसाराम को हर गवाह की हत्या के बारे में पता था? क्या आसाराम के कहने पर हुए गवाहों पर हमले? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए शार्प शूटर कार्तिक ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है उससे आसाराम पर शिकंजा और ज्यादा कस सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में आसाराम के पूर्व साधक अखिल गुप्ता की हत्या के बाद आसाराम के पहरेदार शिवा ने शूटर कार्तिक को फोन किया और कहा कि आसाराम मिलना चाहते हैं। ये वाकया उस वक्त का है जब नाबालिग से बलात्कार के आरोप में आसाराम जोधपुर जेल में बंद थे। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट की सुनवाई के दौरान शिवा ने कार्तिक को आसाराम से मिलवाया था। बताया जा रहा है कि कार्तिक से मिलकर आसाराम बेहद खुश हुआ। सूत्रों के मुताबिक आसाराम ने कार्तिक से कहा कि तुम लोगों ने मुसाफिर नगर में अच्छा काम किया। गौरतलब है कि यूपी के मुसाफिर नगर में अखिल गुप्ता नाम के गवाह की हत्या हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त आसाराम कार्तिक से मिले उस वक्त वहां जीवन रोसड़ा और जेल में आसाराम को टिफिन पहुंचाने वाला अमित गुड्डा भी थे। साथ में जोधपुर पुलिस का एक जवान भी था। पुलिस उसके बारे में पता लगाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा कर सकती है। साथ ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच आसाराम से भी पूछताछ कर सकती है। आरोपी ने कई सारी बात बताई है और इंस्टिगेट करने वाले कौन कौन है इनके भी नाम उन्होंने बताए, तो इनके विरुद्ध में भी एक्शन लिए जाएंगे। खास करके जो इंस्टिगेट करने वाले लोग हैं इनके स्टेटमेंट्स पर आगे तपास चलेगी। वैसे सूत्रों के मुताबिक कार्तिक ने कुछ दिन पहले ये खुलासा किया था कि वो आसाराम का फिदायीन है और आसाराम के कहने पर जब उसने हत्या की थी तो खुश होकर आसाराम ने उसे इनाम में साधिका दी थी। बता दें कि शार्प शूटर कार्तिक को गुजरात एटीएस ने रायपुर से गिरफ्तार किया था। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। और चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद है। परिचय करा देती हूँ। ज्योतिषाचार्य वाई राखी हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा लखनऊ से यूपी के पूर्व DGP विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शास्त्री जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है, क्या ये मान लिया जाए कि अब मिस्ट्री सुलझ रही और इसी वजह से आसाराम को जमानत नहीं मिल रही थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि आसाराम जी के साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। देखिए कितने अभी भी आप कहेंगे कि गलत हो रहा है? नहीं, देखिए कितने ऐसे क्रिमिनल हैं। आसाराम बापू पर केवल एक आरोप लगाया गया, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि वो आरोपी है या नहीं है। कानूनविद सुब्रमण्यम स्वामी जो देश के जाने माने वकील हैं, उन्होंने भी ये कहा कि आसाराम बापू ने कोई गलती नहीं की, कोई निरपराध है, उन्होंने कोई दोष नहीं किया, उनको जमानत होनी चाहिए। जमानत क्यों नहीं मिल रही थी? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। देखिए इसके पीछे एक जो है राजनीतिक बहुत बड़ी साजिश है और राजनीतिक साजिश के कारण आसाराम बापू को अंदर करके रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जहां तक मेरे पास ऐसी खबर है कि कई ऐसे व्यापारी हैं जिनका हाथ है, जिनका दबाव है सरकार के ऊपर, जहां पर आसाराम बापू का कुछ पैसा लगा हुआ है और वो जो व्यापारी हैं वो नहीं चाहते कि आसाराम बापू बाहर आए, क्योंकि वो बाहर आएंगे तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए वो सरकार पर दबाव डाल करके रखा होगा कि आसाराम बापू को जमानत, ना वो जमानत होगी ना वो बाहर आएंगे और उनका पैसा इसी प्रकार से लोग यूज क्या ये आसाराम बापू उस पैसे को समाज में यूज कर रहे हैं। आप इससे सहमत है? ये बताएं कि जमानत क्यों नहीं मिल रही थी अगर इतने पाक साफ है और सिर्फ आरोप लग रहे हैं उन पर? तो देखिए सीधी सी बात तो ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं शास्त्री जी कि अगर बाबा की बात की जाए तो जितने भी आरोप हैं अभी तक आज तक सिद्ध नहीं हुए। लेकिन आपकी बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जमानत क्यों नहीं हो रही जब अगर वो बिल्कुल निराधार है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि किसी के पास अगर सबूत नहीं होता या ये कह दिया जाए कि अगर किसी को जमानत नहीं मिली तो उसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी वो इंसान जो है कहीं ना कहीं कसूरवार हो। आप बताइए, यहाँ पे लोग मर्डर कर अगले दिन बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन अगर आसाराम बापू को जमानत नहीं मिल रही तो शास्त्री जी वाली बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सिद्ध है कि कुछ लोग चाहते ही नहीं कि वो बाहर आए। 70 साल का एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी समाज की सेवा करी, लोगों को सही रास्ता दिखाया, वो इतना सब कुछ सोच सकता है, अंदर बैठ के प्लानिंग कर सकता है, किसी को बोल सकता है कि मेरे खिलाफ जो गवाही दे रहे हैं उनका मर्डर कर दो। तो आपको नहीं लगता हमें आसाराम बापू को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें गलत है? वो तो पुलिस के सामने ये बात कह रहा है और उसके बाद वो ये भी बता रहा है। किसी के लिए भी कह सकता है, जिसमें कोई बात होती है नवजोत जी उसी की तो बात होती है। आप मुझे एक बात बताइए ना, कल तक तो ये कहता था कि मैं बहुत बड़ा बाबा का भक्त हूँ, बाबा के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हो सकता है
अपनी भक्ति में, बाबा के प्यार में उसने खुद कर दिया, और अब जब फंस गया तो किसी का नाम तो लेगा ही खुद को बचाने के लिए। ठीक है, विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, उसके मुताबिक ये बताएं कि क्या ये जो तमाम बातें हैं, ये अब इस पूरी प्रक्रिया, जो पूरा इंटरोगेशन हो रहा है, इसको भी प्रभावित कर सकते हैं, पूरे केस को प्रभावित कर सकते हैं? निसंदेह ये पूरे केस को प्रभावित कर सकते हैं। जो बात अब शार्प शूटर अपने बयान में कहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस उसको लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस के थ्रू ले जाएंगे, और उसके बाद 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये चीजें इत्तेफाकन नहीं, मुझे विद्वान जो वक्ता इसके पहले हैं, परम विदुषी जो देवी जी ने अपना वक्तव्य दिया है, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हमारी न्याय प्रणाली इतनी कमजोर नहीं है कि हल्के फुल्के तथ्यों को लेकर के तोड़ मरोड़ करके किसी को जेल के अंदर कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन फिर ये भी बताइए ना, इतने बड़े बड़े कसूर करके लोग बाहर घूम रहे हैं, इतनी छोटी सी गलती पे जो कि सबूत भी अभी तक नहीं मिला है। जो वकील उस लड़की का है उसके ऊपर खुद रेप केस चल रहा है, जो लड़की, लेकिन उसके बाद जमानत नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रणाली कमजोर तो है, या यूं कहिए कि बहुत सारे सवालों के अंदर घिरी हुई है। दूसरी चीज, न्यायालय से कोई, पुलिस से चार्जशीटेड है, न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिली। किसी ने आपके अलावा और राजकुमार जी के अलावा नहीं कहा कि वो बेगुनाह है। बेगुनाह तब होंगे जब न्यायालय से डिस्चार्ज हो जाएंगे। बहुत बड़ा भारत का एक तबका बताता है कि वो बेगुनाह है, आज उनकी फैन फॉलोइंग वैसी ही है। विद्वान व्यक्ति हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए सर इस चीज चलाते हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप वाइस चांसलर हैं और शास्त्रों के भी आप ज्ञाता हैं, मुझे मालूम है आपकी योग्यता के बारे में, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक आप महाभारत का एक उस सूत्र को याद करिए कि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम अन्य अमर मिक्षन्ति किमाश्चर्य अतः परम। अगर यह सूत्र महाभारत का सिद्ध है, वेद व्यास जी ने कह दिया कि रात दिन लोग मर मर करके स्मशान भूमि की तरफ जा रहे हैं और दूसरे बैठे हुए बाहर वो सोचते मैं अमर हूं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसमें अंदर बैठे हुए बाप ऊपर कह रहे हैं कि वो अंदर से मर्डर करवा रहे हैं, बाहर रहे तो भी देश के लिए हानिकारक रहे, अंदर है तो भी देश के लिए हानिकारक। इसका मतलब क्या आप कहना चाहेंगे आसाराम बापू को संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है? और अगर इतने बड़े प्लानर हैं फिर तो सरकार को उनका अपने पास रखना चाहिए और सरकार को उनसे प्लानिंग करके पाकिस्तान को किसी प्रकार अपने अंदर अधीन करना चाहिए। रखिए एक मिनट। हाँ जी विक्रम सिंह, मैं केवल कानून की बात करूंगा। लॉ ये कहता है कि एविडेंस की बेसिस पे होता है। आप शास्त्री जी ने शास्त्र की बात की, मैं रामायण की एक चौपाई प्रस्तुत करता हूं। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या सम एचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो के जो ही ताही बधे कछु पाप न होई। लेकिन आसाराम बापू पर तो इन पांचों में से कोई भी नहीं आया। जी नहीं, शास्त्रों से नहीं, कानून और सबूत से चलिए। शास्त्रोचित बात करना वो ठीक है, हम जब शास्त्रार्थ करेंगे तो बात करेंगे। सबूत की बुनियाद पे कानून और विवेचना चलती है, उसकी बुनियाद पर आज आसाराम जी एक्विटल नहीं हुआ है, निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। जब हो जाएंगे तो मैं आपको प्रणाम करूंगा। प्रणाम मैं आज भी कर रहा हूं। नहीं, प्रणाम तो मैं आपको करता हूं, लेकिन अभी आज तक 4 साल इस केस के हो गए, आज तक कोई ऐसा कानून सिद्ध भी नहीं हो सका कि वो किसी प्रकार से दोषी है। अभी केवल आर्गुमेंट चल रहे हैं। अब जब आर्गुमेंट चल रहे हैं तो उनको जमानत तो देनी चाहिए। आर्गुमेंट से नहीं, जमानत होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर आप गवाहों की हत्या करा रहे हैं तो जमानत का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, इसमें अभी आज तक कोई सिद्ध नहीं हुआ जिसमें आसाराम बापू ने माना हो कि मैंने हत्या का किसी प्रकार प्रयत्न किया है। दूसरे लोग जैसे उस लड़की ने आरोप लगा दिया, उसी प्रकार से हत्यारे लोग भी उन पर आरोप लगा रहे हैं। केवल आरोप के कारण उनको अंदर करके रखा हुआ है। शास्त्री जी, एक व्यक्ति का नाम उनके कहने से मैंने हत्या किया, एक कन्या ने कहा उन्होंने मेरे साथ आरोप किया। इसके अलावा करोड़ों उनके भक्त हैं जो कह रहे हैं आसाराम बापू निर्दोष है। तो अब करोड़ों लोगों की बात मानी जाएगी, केवल 2 व्यक्तियों की बात नहीं? लोगों की बात नहीं ना, बिल्कुल सही तो कह रहे विक्रम सिंह जी कि यहाँ पर कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। विक्रम सिंह जी लौटते हुए 1 मिनट लौटते, कानून के हिसाब से चलिए जी, 1 मिनट लौटती हूँ। मुन्ना सिंह जी, मैं आपको भी इंक्लूड करना चाहूंगी। अब इसमें क्या लग रहा है कि अब आसाराम बापू फंसते नजर आ रहे हैं चक्र में, क्योंकि जिस तरीके से इंटेरोगेशन हो रही है, सीधे सीधे ये पूरा असर अब जो भी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट की कार्रवाई, उस पर डालेगा ये पूरा मामला। देखिए, आसाराम बापू ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है उसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया। जिसको ईसाई बनाया गया था, जिस हिंदू को,
उन्होंने उसकी वापसी कराई हिंदू धर्म में, इसलिए उनके ऊपर तो षड्यंत्र हो ही रहा है, उनको फंसाने का प्रयास लगातार चल रहा है। और जो कार्तिक पकड़ा गया है ये सफ़ेद झूठ बोल रहा है, इससे आसाराम बापू का कभी कोई संबंध नहीं रहा। अगर इसके पास कोई प्रमाण हो बापू से किसी प्रकार के संबंध का, तब मैं समझता हूं कि पुलिस को इसमें कोई सबूत मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर कोई झूठ बोलता आप हो ये कह रहे हैं तो उससे इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। किया था कि इतने लोग अपराध करके निकल जाते हैं लेकिन आसाराम बापू को जमानत नहीं मिल रही छोटे से केस में। क्या आप इसको एक छोटा सा केस कहेंगे? एक नाबालिग के साथ रेप हो जाता है, उसको इतनी जिल्लत झेलनी पड़ती है और वो लड़की बोलती है, गुहार लगाती है, लेकिन तब भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। क्या आप इसको छोटा सा जमानत तो इसलिए मिल जाता है कि जब जमानत की अर्जी डाली जाती है उससे पहले कुछ ना कुछ करा दिया मेरा सवाल राखी जैसे अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी बेल का एप्लीकेशन देने वाले थे तो उससे पहले ये इसने ये फिर ये मुन्ना जी मैं बोलती हूँ, देखिए सबसे पहली बात तो मैं किसी की भी अगर भावनाओं को हर्ट कर रही हूँ इस बात को बोल करके, ये छोटी सी बात है, किसी भी बच्ची के साथ बलात्कार होना या किसी बच्ची के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती होना छोटी बात नहीं है। लेकिन पहली बात ये होना, क्या ऐसा हुआ है, क्या इसका कोई सबूत है? ये कार्तिकेय ही कल तक, मैंने आप ही के चैनल पे बहुत टाइम पहले शो देखा था, ये बाबा को भगवान बोलता था। हमने उन सब बातों को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि मैं बाबा का भक्त हूं, मैं आज मेरी शादी हुई तो बाबा की वजह से हुई, मैं जिंदगी में जो भी कुछ हूं बाबा, उन सब बातों को हमने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि शायद हम करना चाहते बाबा का इल्जाम इतना बड़ा है, लोगों जानना चाहते सच या गलत क्या। लेकिन आज यही कार्तिक अगर बोलता है कि नहीं बाबा जो है, बाबा के कहने पे मैंने मर्डर किया, तो क्या वो दूध पीता बच्चा है कि किसी ने कह दिया गोली हाथ में लो और जाके मार दो तो मार दिया? कोर्ट में मामला है तो इंतजार कीजिए। बिल्कुल, लेकिन वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोर्ट में अगर कल यही बंदा बदल जाता है और ये कहता है कि नहीं मैं तो पुलिस के दबाव में आकर ऐसा कह रहा था, तब क्या लोगों की प्रतिक्रिया होगी? विक्रम सिंह जी से इसी का जवाब लेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे बड़े चक्रव्यूह में आसाराम, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कार्तिकेय से पूछताछ करी और कार्तिकेय के बाद एक खुलासे कर रहा है, बड़ा सवाल ये है कि क्या इन तमाम खुलासों के बाद इस पूरे केस पर असर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा। विक्रम सिंह जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी। इसमें बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और अगर गहराई से पूछताछ की जाएगी, जो कि मुझे पूरा विश्वास है की जाएगी, तो जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसका सूत्रपात करने वाले पूरा इसका पर्दाफाश हो जाएगा। किसी ने ये कहा कि वो तो पहले कहता था कि मैं पूरी तरह से समर्पित हूं आसाराम जी के, तो ये बात तो स्पष्ट है कि वो उनका विश्वास पात्र था और उनके मोहपाश में था, और ऐसा ही व्यक्ति अपकृत्य करने के लिए और अपराध करने के लिए राजी हो जाता है। नहीं, और अगर कोई कुशल इन्वेस्टिगेटर हो तो तय तक जाने में, शास्त्री जी एक मिनट मैं बता दूं, और किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए ये कार्य बड़ा आसान होता है कि सच्चाई तक पहुंच जाना लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से, और सीधा है उसके उपरांत 164 सीआरपीसी में एक ऑन ओथ ऑन एफिडेविट उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है। जी अब पूछे जो भी प्रश्न करना है। सिंह साहब, आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मर्डरर किसी के बारे में बता दे कि उसने कहा था मुझे मारने के लिए, केवल उसके कहने से किसी पर हत्या का आरोप थोड़े सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए तो कई कड़ियां जुड़नी चाहिए, साबित होना चाहिए कि हाँ उसने कहा था। लेकिन यहाँ तो सिंह साहब देखिए, अभी तो कोर्ट से सजा मिली नहीं, अभी आरोप साबित हुआ नहीं, लेकिन सिंह साहब पहले ही दोषी मान रहे हैं आसाराम जी को। नहीं, वो दोषी का मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद सारी चीजें साफ होंगी और उस इन्वेस्टिगेशन का कितना असर इस पूरे केस पर पड़ेगा, पुलिस को अधिकार है, इसका जवाब उन्होंने दिया। अगर जब तक पूरा अधिकार है कर रही है तब तक उनको जमानत देनी चाहिए। आप ये देखिए, कन्हैया कुमार जैसा राष्ट्रद्रोही, उसको कोर्ट ने जमानत दे दिया, जिसके खिलाफ पूरा देश है, चाहे कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया, लेकिन पूरा देश उसके खिलाफ उस जमानत के खिलाफ है, और उस जमानत के खिलाफ अर्जी भी दाखिल की गई कि उसकी जमानत जो है रद्द की जाए। उसके बाद भी उसकी जमानत रद्द नहीं की गई और आसाराम बापू को 4 साल से अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो वही तो उम्र भी कोई कारण होगा, कानून से ऊपर तो नहीं है आप लोग ना। नहीं, इसके पीछे राजनीतिक अपना काम कर रहा है, सीधे सीधे आप तो अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजनीतिक साजिश केवल राजनीतिक साजिश है, लगातार साजिश हो रही है। कोर्ट तो प्रूफ और सबूत के हिसाब से चलती है, इसका मतलब आप कोर्ट पर क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन हम तो कन्हैया कुमार की जमानत पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए मुद्दा में इतना है।